हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था और उसमें एक लॉ भी पढ़ लिया था, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ, जो मैं ये बताता है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो टोटल एनर्जी होती है वो उसके पास जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उसमें इक्वली डिवाइड हो जाती है, और जब वो इक्वली डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू आती है हाफ केबीटी, और केबी वहां पे क्या था, बोल्ट्जमान कांस्टेंट था, और टी टेम्परेचर होता है केल्विन में। ठीक है, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोगों को क्या है, कुछ बेसिक लॉज होते हैं, वो लॉज हमें सीखने हैं जिससे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन को जनरेट करने वाले थे। आप लोगों ने पढ़े हुए, काफी फेमस है वो लॉज, फिजिक्स में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं। केमिस्ट्री में इवन ज्यादा होते हैं, हम लोग बेसिक 3 या 4 लॉ पढ़ने वाले हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग गैस लॉ से रिलेटेड, गैस लॉज। तो सबसे फर्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई गैस है जिसका मास हमें गिवन है, मास गिवन है, और गैस का अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, यहां पे सबसे बात करते हैं फॉर अ गैस गिवन है, गिवन मास है m। ठीक है, फॉर गैस जिसका मास क्या है, गिवन मास है यानी कि m, यानी कि जो उसका गिवन मास है फिक्स है, यानी कि हमें कोई गैस है उसका मास हमें पता है ऑलरेडी, फिक्स है, उसका मास m है। तो अगर इस वाले केस के लिए मैं बोलूं कि t कांस्टेंट है, ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए। कोई गैस है जिसका मास हमें पता है, उस गैस का अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के, यानी कि ये जो प्रेशर है उस गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से हमें ये पता चलता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ये हमें यहां से पता चलता है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स चाहूं तो मैं इसके डेफिनेशन में लिखा सकता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन गैस या गिवन गैस ऑफ मास m, देयर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द देयर वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिख भी सकता हूं मैं, बट लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग वैसे समझ जाओगे भी पढ़ा हुआ। बॉयल्स लॉ में क्या समझना आपको, T इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। आप इस गैस से भी समझ सकते हो, PV इज इक्वल टू, अगर nRT है तो अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा, nR आएगा, और गैस गिवन मास फिक्स है तो n भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो यहाँ पे से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैं V लिख सकता हूँ, यहां से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हमें तो क्या है, ये इक्वेशन ही प्रूफ करनी है, तो मैं यहां से नहीं बताऊंगा। कई सारी बुक्स में यहां से भी गिवन होता है, आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन ये कहां से आता है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये तो हम प्रूफ करने वाले हैं। यहां से आप लिखोगे तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो, प्रेशर का 1/3 रो VRMS का होल स्क्वायर। तो मैं आपको इस इक्वेशन से ये सारी चीजें प्रूफ करके बताऊंगा कि ये ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर इनको कंबाइन करके हम इसे प्रूफ करेंगे। ठीक, हम इससे भी बता सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी को, इन तीनों को कंबाइन करने से ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन, इससे मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ ये चीज कैसे लिख दी मैंने डायरेक्ट, कि मुझे कैसे पता चला कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसे हटाते हैं बच्चों थोड़ी देर। देखो अब यहाँ पे समझना, और हम लोग एक और चीज जानते हैं कि जो VRMS है वो क्या होता है, √3 RT/m0 होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 RT/m0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो अब ध्यान से समझना कि जो प्रेशर है उसको क्या लिखा जाता है, 1/3 रो को लिखा जाता है उस गैस का मास अपॉन उसका वॉल्यूम, इनटू VRMS का स्क्वायर।
ये लिखा जा सकता है। अब देखना यहाँ पे मास गिवन है तो ये फिक्स हो गया, 3 तो फिक्स है इसे, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ऐसे लिख सकता हूं। और VRMS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के, तो 3R/m0 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर के। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V, ऐसे लिखा जा सकता है। और अभी हमने क्या बोला कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसके लिए? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली वॉल्यूम। अगर टी कांस्टेंट है तो देखो यहां से भी हम इस लॉ को प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V आता है। इसके ग्राफ वगैरह ही बनवाऊंगा बच्चों, लेकिन मैं एक बार पहले आपको लॉज बताता हूं, फिर उनके ग्राफ के ऊपर बात कर लेंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। क्या आता है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इसमें क्या होता है? फॉर गिवन मास के लिए, फॉर गिवन मास के लिए, फॉर गिवन मास, यानी कि हमें किसी गैस का मास पता है तो उसमें क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर कोई गैस है उसका मास हमें पता है, फिक्स है, तो अगर हम उस गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं किसी कंटेनर के अंदर, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जो उसका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के, ये बोला जाता है। यानी कि यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इन द सेंस में यहां पे ऐसा भी लिख सकता हूं ना, इसको यहां से जगह थोड़ी कम है बच्चों, इसका मतलब मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं एक और चीज है कि V/T इज कांस्टेंट, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये V/T कांस्टेंट है तो वहीं से ये टर्म आती है हमारे पास। इसको भी आप यहां पे सब प्रूफ कर सकते हो। देखो कैसे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V है, तो इस वाले केस में क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इसको इधर लेके आऊंगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि T/V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ रहे हो आपको कि अगर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो T/V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो यानी कि ये दो बन जाएगा, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। यहां से भी आप इसे भी प्रूफ कर सकते हो। एक और लॉ आता है बच्चों इसमें, इसे भी हटा देते हैं, सिर्फ इसी को रखते हैं। ये तो आपको पता चल ही चुका है कहां से आया, ठीक है। यहां पे एक और थर्ड लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं गैलू-सेक लॉ। इसमें भी क्या होता है? फॉर गिवन मास, हमें कोई गैस का मास पता है तो उस वाले केस में क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T/V है, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट यहां से, और यहीं से मैं ऐसे लिख सकता हूं P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये फॉर्मूला बन गया जाता है हमारे पास। क्या बात समझ में आती है? यहाँ पे 3 लॉ है बेसिकली, और भी कई सारे लॉ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास तो होता है एक एवोगैड्रो लॉ, एक डाल्टन्स लॉ भी होता है। उन सबको मैं नहीं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में आप लोगों ने शायद पढ़ ली होगी, आप पढ़ोगे। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, फिर बात करते हैं हम चार्ल्स लॉ की, फिर बात करते हैं गैलू-सेक लॉ। इनमें क्या है? बॉयल्स लॉ है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। कैसे आया ये रिलेशन? मैंने आपको बता दिया था प्रेशर वाले से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 कांस्टेंट है तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा। सेकंड आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ फॉर गिवन मास, वही मास अगर हमें गिवन है तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर इसमें हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो T/V क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, तो V/T भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। यहां से V/T कांस्टेंट है तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। थर्ड होता है गैलू-सेक लॉ। तो गैलू-सेक लॉ बोलता है कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है फॉर गिवन मास, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। भाई देखो यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? T हो गया।
तो पी बाई टी इज इक्वल टू भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2 होता है। क्लियर? तो एक रिलेशन ये है हमारे पास, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है। इन तीनों रिलेशन से फ्रॉम रिलेशंस फ्रॉम इन तीनों से, इससे इससे और इससे। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो यहाँ पे P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई B के भी, P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के भी। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई B। देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई B, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाई B। इससे इससे उससे ये एक ही चीज है, अगर आप ध्यान से समझो तो। अगर ये एक ही चीज है तो आप ध्यान से समझना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, PV बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है उस बात पे चर्चा करते हैं हम लोग। इसे रफ करता हूं बच्चों को, अगर मैं बात करूं फॉर 1 मोल गैस के लिए, अगर जो गैस है गिवन मास तो है लेकिन उसके मोल कितने 1 है, फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस, ठीक है। अगर 1 मोल गैस है तो ये जो कांस्टेंट है वो R के बराबर आता है, तो P V बाई T इज इक्वल टू R कांस्टेंट, और इस R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, ठीक है R। और इस R की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मॉल पर केल्विन। आप यहां पे से समझ सकते हो P इंटू V क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। इस P का केल्विन होगा, और अभी बताता हूं कि किसके लिए लिखी थी हमने, पर मोल के लिए, यानी कि 1 मोल के लिए लिखी थी, यानी कि यहाँ पे 1 मोल भी लिखा हुआ तो उसको डिवाइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूं फॉर n मोल के लिए, फॉर n मोल, तो ये रिलेशन जो आएगा PV बाई T वो कितना हो जाएगा, n मोल 1 मोल के लिखा था तो R था, n मोल के लिए लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे से जो रिलेशन बन के आया PV इज इक्वल टू nRT, ये रिलेशन बन के आता है, इसे हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसे बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इस n को तो आप लोग जानते हैं, उसके और भी कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं। इस R की वैल्यू मैंने बताई थी, इस n को और भी कई सारे तरीके से लिखा जा सकता है, मॉलिक्यूलर मास इनटू T, इस वाले फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ध्यान रखना बच्चों की यहाँ पे जो V होता है ना, वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम नहीं होता है। क्या बात समझ में आती? जिस कंटेनर के अंदर या जिस बकेट के अंदर या जिस भी चीज के अंदर आप गैस को फिलअप कर रहे हो, उस कंटेनर का या उस वेसल का वॉल्यूम होता है V, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या मान के चलते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स है उनका वॉल्यूम तो क्या है, नेग्लेक्ट है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है V, उस V वॉल्यूम का मतलब है कि गैस के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जो स्पेस मिलता है उस स्पेस का वॉल्यूम है V। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, V का मतलब किसका वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम नहीं है, गैस को जिस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर का वॉल्यूम है। या फिर इसको थोड़ा और एक्यूरेट तरीके से बोलना चाहे तो ये वो वॉल्यूम है जो वॉल्यूम गैस के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। और आइडियल गैस के केस में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए अवेलेबल होता है, क्योंकि हम गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से आएगा, इस V को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो एक और टर्म यहाँ पे लिखी जा सकती है, m बाई V को रो भी बोलते हैं, तो यहाँ पे से आप लोग एक और तरीके से लिख सकते हो RT, जिस भी फॉर्मेट की आपको जरूरत पड़े आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। और मैंने और भी कई सारे टर्म्स आपको बताए थे, यहाँ पे इस n के बारे में और बताते हैं। n इज इक्वल टू, एक तो देख लिया हम लोगों ने, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। एक और फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू
n अपॉन एन ए। n क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गैस। n क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है n का, वो आपको न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो इस तरीके से हमें ये गैस मिल जाती है, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाती है। अब मैं वापस से इन तीनों लॉज को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम्स वगैरह बता रहा हूँ। पहले मैंने इसको प्रूफ किया, कहां से आया, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ये वाला। ठीक है, अब जब मैंने इक्वेशन प्रूफ कर दिया तो इसी को यूज में लेके मैं वापस से उन्हीं लॉज को दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। तो इसे हटाते हैं। तो देखो, तो वापस से हमने क्या सीखा? फर्स्ट बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या है? टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू क्या है? एनआरटी। तो आप सोचो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, अभी बताया था मैंने, क्या? क्योंकि एन कांस्टेंट है। तो यहां पे से हमें क्या मिल गया? पीवी इज इक्वल टू क्या मिला? कांस्टेंट मिला। तो यहां पर से हम बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो ग्राफ है, अगर हमसे कोई P और V के बीच में ग्राफ पूछेगा तो कैसा आएगा? हाइपरबोलिक। ऐसा ग्राफ आएगा, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर। T क्या है? इस पे कांस्टेंट है। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी कोई प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ पूछता है और ऐसा कोई कर्व आता है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला कर्व है। इसी के अकॉर्डिंग हमसे कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है, P इस तरफ है और 1/V इस तरफ है, यानी कि 1/V को ही पूरा में अगर लिख दूं तो जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम लोग? Y मान लेते हैं। तो यहां पे से क्या लिख सकता हूं मैं? Y। देखो, 1/V पूरे को क्या मान लेना है? समथिंग कुछ मान लिया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Y मान लिया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? Y। और जब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y है तो P और 1/V के बीच का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, आपसे ग्राफ किस किस के बीच में पूछा? P और 1/V के बीच में पूछा है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। सिंपली P और V के बीच में पूछा है तो ऐसा आएगा। और भी बता देता हूं, थर्ड अगर बात करें, अगर हमसे कोई पूछे जो ग्राफ है वो PV और V के बीच में पूछे, किस किस के बीच में? इस तरफ PV लिखा हुआ है, यहाँ पे V लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि जो PV है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब ये ऐसे ग्राफ आएगा, यहां से भी पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि इस तरफ P लिखा हो और इस तरफ PV लिखा हो, तो भी हमें पता है PV तो क्या होने वाला है? कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ ऐसा है। कोई सा ग्राफ पूछे आपसे, PV के बीच में पूछे, P1/V के बीच में पूछे, PV/V के बीच में पूछे और PV के बीच में पूछे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, क्वेश्चन भी बताता हूं मैं साथ ही साथ। एग्जाम्पल, मानते ये P है और ये V है, ये ऐसे दो कर्व हमें दिए मैंने फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर वाले। ठीक है, तो ये हमें पता है ऐसा ग्राफ जाएगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन हमसे ये बोला हुआ है कि इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। क्लियर है? इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर, ये पूरा का पूरा T2 टेम्परेचर पर है, पूरा का पूरा T1 टेम्परेचर पर है। ठीक है, अब आपको क्या हुआ, और दोनों जो गैस है, दोनों गैस क्या है? उनका मास सेम है। मास क्या है? सेम है। कोई दो डिफरेंट गैस है जिनके मास सेम है तो उनका पीवी डायग्राम बनाया गया अलग अलग टेम्परेचर पर, एक T1 टेम्परेचर पर और एक T2 टेम्परेचर पर। यह आता है। ठीक है, फॉर गिवन मास, फॉर गिवन मास। तो हमसे पूछा गया है फर्स्ट कि T1 इज इक्वल टू T2 होगा, सेकंड
T1 ग्रेटर देन T2 होगा, T1 लेस देन T2 होगा, डी क्या आंसर आएगा? कर सकते हैं आसान। देखो जब भी इस टाइप की कोई न्यूमेरिकल्स आ गया बच्चों तो ध्यान रखना, इस पे या तो वर्टिकल लाइन बना देना या एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं P नॉट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो V1 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो V2 है, ऐसा मान लेते हैं। अब सेम प्रेशर पर इन दोनों के वॉल्यूम क्या डिफरेंट डिफरेंट है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है। तो अगर हम गैस इक्वेशन की बात करते हैं PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, दोनों के लिए प्रेशर क्या सेम है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग P नॉट nRT, ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे से ध्यान से समझोगे तो P नॉट बाई nR V इज इक्वल टू T होगा या नहीं होगा? देखो P नॉट फिक्स है दोनों के लिए, P नॉट ठीक है, N भी फिक्स है क्योंकि मास फिक्स है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास यानी कि ये भी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी टर्म ये पूरी टर्म क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं मैं, T लिख सकता हूं। यहाँ पे देखो ये चीज समझ में कैसे बोला मैंने, भाई दोनों के लिए प्रेशर सेम है, लिख दिया मैंने प्रेशर, लेकिन दोनों के लिए मोल ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास सेम है, मास क्या है दोनों के लिए सेम है, मास सेम है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन सॉरी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स टर्म होगी, कम या ज्यादा तो होगी, अलग अलग तो होंगे मोल्स, लेकिन दोनों का मोल्स कांस्टेंट होगा। तो ये पूरी टर्म क्या होगी कांस्टेंट, अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया मुझे, T मिल गया इस रिलेशन से। इसका मतलब क्या है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो यहाँ पे देखो V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है, V2 ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि V2 ग्रेटर देन V1 और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो T2 ग्रेटर देन T1, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किससे मैच करता है, थर्ड वाले से, ऐसे कर सकते हैं हम। और भी देखिए इस तरफ करते हैं, देखो एक और देखिए इसमें कई बार मास के लिए भी पूछा जाता है। ये दो गैस के दो डिफरेंट गैस है। अब गैस के मासेस अलग अलग है, पहले हमने मास सेम मानते हैं, अब मासेस अलग अलग है, लेकिन दोनों के टेम्परेचर है, इसका भी T टेम्परेचर इसका भी T टेम्परेचर है। इसे हमने ग्राफ 2 बोल देते हैं और इसे हम ग्राफ 1 बोल देते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पर है, दो डिफरेंट गैस के लिए, दो डिफरेंट गैस है उनके सेम टेम्परेचर पर ये ग्राफ होता है, लेकिन उनके मास अब क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो हमसे पूछा गया है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी। M1 इज इक्वल टू M2, M1 ग्रेटर देन M2, M1 लेस देन M2 नहीं, ठीक है। तो वापस से वही प्रोसीजर ऐसे ले लेंगे हम लोग, इसको P नोट मान लेते हैं, इसको V1 और इसको V2 मान लेते हैं, क्लियर है। जब हम आंसर की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हमें पता है। अब M तो हमें कैलकुलेट करना है, तो PV इज इक्वल टू M अपॉन M नॉट लिखेंगे, RT लिखेंगे। अब देखो T सबके लिए सेम है, R सबके लिए सेम है, मॉलिक्यूलर मास तो जो दोनों डिफरेंट गैस होगी उनके लिए अलग अलग होगा, बट ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रेशर भी सबके लिए क्या माना है, सेम माना है, उसे P नॉट बोल देते हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे सर, M आया। अगर M आया तो V1 क्या जाता है, सॉरी V2 जाता है, V2 ग्रेटर देन V1 है, तो मास भी क्या हो जाएगा, M2 ग्रेटर देन M1। क्या बात समझ में आती है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, M2 जाता है, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम पूछे जा सकते हैं। और देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है बाबू, नेक्स्ट हमसे बात करते हैं चार्ल्स लॉ पर।
हमने बात की थी फॉर गिवन मास के लिए। गिवन मास के लिए चार्ज लो का मतलब क्या है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT है। अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, N भी फिक्स है, R भी फिक्स है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, देख सकता हूं। और यहीं से मैं लिख सकता हूं V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे V और T के बीच का, तो क्या आना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये V है, ये T है, लेकिन बच्चों का ध्यान में, ये T में किस में ले रहा हूं, केल्विन में। किस में ले रहा हूं, केल्विन में। अगर V और T के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, T है। लेकिन अगर बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, इस बार हमने जो टेम्परेचर लिया है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है, ठीक है, और इस तरफ वॉल्यूम लिया है। तो अभी जब केल्विन में लेता हूं तो कहां से पास होता है, ओरिजिन से। लेकिन जब मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लूंगा तो फिर इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, स्ट्रेट लाइन ही आता है। लेकिन कहां से पास हो रहा होगा, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 केल्विन से पास होता है। माइनस 273 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, वो 0 केल्विन। तो यहाँ ना डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ तो ऐसा आएगा, माइनस 273 से पास होता हुआ, और केल्विन में दिया हुआ तो 0 से पास होता हुआ आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसके भी एग्जांपल्स और भी ग्राफ बताते हैं, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये V और T का ग्राफ आ गया, ठीक है। हमसे अगर ऐसा भी पूछ ले, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास, V बाई T लिखा हुआ है, कांस्टेंट है। कई बार ऐसा भी ग्राफ पूछा जा सकता है कि इस तरफ लिख दिया V बाई T और इस तरफ लिख दिया V, तो ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट। एक और बात कर लेते हैं, अगर इस तरफ लिख दिया V बाई T और इस तरफ लिख दिया V, तो भी ग्राफ कैसा है, कांस्टेंट। क्लियर। और फिर कैसे पूछा जा सकता है, अगर आपको 1 बाई V की फॉर्म में पूछे तो वो कैसा आ जाएगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कई बार। ये जो T है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को क्या मान लेता हूँ, मान सकता हूँ। तो V इज इक्वल टू क्या, KT हो जाएगा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों 1 बाई T। क्लियर। तो अगर मुझसे कोई ग्राफ पूछे V के और 1 बाई T के बीच में, किस किस के बीच में, V के और 1 बाई T के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि ग्राफ आपसे किस किस के बीच में पूछा गया, V और T के बीच में पूछा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन। V और T में भी अगर डिग्री सेंटीग्रेड के पूछा है, बीच पूछा है तो ऐसा आएगा। VT बाई V के बीच में तो स्ट्रेट लाइन V, और VT बाई V तो ऐसा आएगा। ये ऐसा क्यों आ रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट है। अगर हमसे ऐसा पूछा है V और 1 बाई T के बीच में, तो कैसा आएगा, हाइपरबोलिक आएगा। क्लियर। ओके, इसे रफ करता है और कुछ क्वेश्चंस करता है। देखो अरेंजमेंट क्या है, तो देखिए इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल, मानते हैं V और ये T है, यहाँ पे मैं दो ग्राफ दिया है, ये 1 है, ये 2 है। मानते हैं इसका एंगल है θ1 और इसका एंगल है θ2। तो V और T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन कब आता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हमसे पूछा जा सकता है कि किसका प्रेशर ज्यादा होगा, 1 का या 2 का। तो यानी कि हमसे ऐसा पूछा जा सकता है, इसमें ऑप्शन ए में P1 greater than P2, P1 less than P2, थर्ड डीएम से पूछा जा सकता है, नन ऑफ दीज। क्या बात समझ में आती? तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी एक कर्व की बात कर लो, यहाँ पे लेते हैं हम लोग, या इसी पॉइंट पे ले लेते हैं, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, ये ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बनता है। ये
तो इस ट्राइंगल में अगर मैं लिखना चाहूं तो देखना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू लिखता हूं दिस अपॉन दिस, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा v बाय डेल्टा टी, ऐसा लिखा जा सकता है थीटा को डेल्टा v बाय डेल्टा टी, दो स्मॉल के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो डेल्टा v बाय डेल्टा टी क्या होता है, p के बराबर होगा, यहाँ पे कांस्टेंट ना p, डेल्टा v बाय डेल्टा टी का रेशियो यहाँ पे किसके बराबर आएगा, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा v बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, सॉरी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आएगा, डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो कांस्टेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, p के बराबर आएगा, क्योंकि अभी हमने सीखा pv इज इक्वल टू क्या सीखा, nRT, तो यहाँ पे से अगर मैं चेंज लिखूं तो क्या लिखेंगे, p अगर फिक्स है तो p डेल्टा v इज इक्वल टू nr डेल्टा t, तो यहाँ पे से डेल्टा v बाई डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nr बाई p, होगा या नहीं होगा, क्या बात समझ में आती है, pv इज इक्वल टू nrt है, तो p, ये तो p तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब ये ग्राफ जाता है तो स्ट्रेट लाइन तभी आएगा ना, p फिक्स होगा, तो जब हम इसको चेंज निकालेंगे तो डेल्टा v आएगा, n भी फिक्स है, r भी फिक्स है, डेल्टा t में चेंज होगा, तो डेल्टा v बाय डेल्टा t इज डायरेक्टली इज इक्वल टू nr बाय p है, यानी कि डेल्टा v बाय डेल्टा t, अगर मैं यहाँ पे स्लोप की बात करूँ, क्या स्लोप है, तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय p के, तो आप यहाँ पे से ध्यान से समझना, जिसका स्लोप ज्यादा होगा इसे ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर है हमारे पास, tan थीटा के बराबर, किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, और डेल्टा v बाय डेल्टा t nr बाय p है, n भी फिक्स है, r भी फिक्स है, तो p के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे से हटाने की कोशिश करूं तो इस चीज को समझना बच्चों कि tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, ये होगा आपके पास, क्या समझ पा रहे हो, तो यानी कि जिसका प्रेशर ज्यादा उसका स्लोप कम, यानी जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो यहाँ पे से देखो इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, और उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा, तो यहाँ पे से हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा 1 स्मॉल और थीटा 2 ज्यादा है, यही, तो यहाँ पे से हम जब लिखेंगे तो tan थीटा 1 tan थीटा 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, P1 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा, क्या बात समझ में आती है, यानी कि जिसका स्लोप कम है उसका प्रेशर ज्यादा है, तो स्लोप किसका कम है, थीटा 1 का, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या ये बात समझ में आती है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये मेरा ग्राफ किस किस के बीच में बना, v और t के बीच में, जब v और t के बीच में ग्राफ बने तो जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन कई बार आपको ग्राफ उल्टा भी दिया हो सकता है, इधर t दिया हो सकता है और इधर v दिया हो सकता है, तो फिर उस केस में जिसका स्लोप ज्यादा होगा प्रेशर भी उसी का ज्यादा होगा, जैसे कि समझो अगर मैं इस तरफ लिख देता t और इस तरफ लिख देता v, सेम ग्राफ होते हैं, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये थीटा 1 होता और ये थीटा 2 होता, तो इस केस में जब हम tan थीटा कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आता, डेल्टा t बाई डेल्टा v आता, और ये किसके बराबर आता, डेल्टा t बाई डेल्टा v, tan थीटा इज इक्वल डेल्टा t बाई डेल्टा v आता, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में लेगा तो वो p अपॉन n आता था, तो यहां पे से tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो जाता, इस केस में क्या होता है, जिसका थीटा कम उसका प्रेशर भी कम, यानी कि P1 लेस देन P2 होता, तो इस चीज का भी ध्यान रखना बच्चों, ग्राफ का भी, कि ग्राफ किस किस के बीच में गिवन है, आपको t और v के बीच में गिवन है या फिर v और t के बीच में गिवन है, t और v के बीच में गिवन, तो जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर कम होगा, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर आपको v और t के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तो जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट आता है इसमें गैलो-सेट लॉ, वो भी बात कर लेते हैं।
गैलोसेट। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से बात कर रहे हैं तो पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनआरटी है, और वी कांस्टेंट है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो यहाँ पे से पी बाई टी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कांस्टेंट लिखा जा सकता है। क्लियर? अगर ये कांस्टेंट है तो आप ऐसा तो लिख ही सकते हो। ठीक, इसके भी ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखो अगर हम P और T के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आने वाला है, वो स्ट्रेट लाइन आने वाला है। ध्यान रखना, वापस यहाँ पे टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। और अगर मैं इसे डिग्री सेंटीग्रेड में लूंगा तो आप समझ सकते हो। ऐसे स्ट्रेट लाइन समझ रहे हो? और भी देख लेते हैं, बाकी इन सबको कर देते हैं। एक दो ग्राफ और देख लेते हैं। देखो जैसे कि हमसे पी और टी के बीच में पूछे कोई ग्राफ, पी बाई टी और इस तरफ पी मान लो, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इस तरफ पी लिख दें तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। और टी 1 बाई टी के बीच में पूछे तो अभी सिखाया था मैंने, इस तरफ पी है और इस तरफ 1 बाई टी है, तो ये ग्राफ ऐसा है। हाइपरबोलिक किसी भी टाइप का ग्राफ पूछा जाए वैसा है। इसमें भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो स्लोप वाले पे पूछा जाएगा कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, किसका वॉल्यूम कम होगा। वो कैसे पता करेंगे हम लोग, स्लोप से पता करेंगे, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया। एक देख भी लेते हैं एग्जाम्पल। देखो इस तरफ P है, इस तरफ T है, ये है, ये θ1 है, ये θ2, ये गैस 2 के लिए, ये गैस 1 के लिए है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप लिखूं तो tan θ इज इक्वल टू क्या, डेल्टा P बाई डेल्टा T आएगा, दिस अपॉन दिस होगा। और डेल्टा P बाई डेल्टा T को क्या लिखा जा सकता है, अगर हम गैस इक्वेशन से देखें तो, ठीक है। यह आएगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन आर बाई वी लिख सकते हैं। तो यहां पे से tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी आता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे से हम लिखे हैं तो क्या ज्यादा है हमारे पास, tan θ1 इज लेस देन tan θ2, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्लियर? बस अब इसमें भी ग्राफ का ही ध्यान रखना है आपको बच्चों, कि ग्राफ आपको P और T के बीच में दिया हुआ या ग्राफ P और V के लिए P के बीच में दिया हुआ, ठीक है। तो इस टाइप के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है सिंपल सिंपल आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊं बेसिक कन्वर्जन, जहां से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, इन ग्राफ के कन्वर्जन, ठीक है। तो वही गलत है, फिर शुरुआत करेंगे थ्योरेटिकल वापस न्यूमेरिकल्स, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। देखो नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। सबसे फर्स्ट बात करते हैं, सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जब हमें P और V के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ये ग्राफ दिया हुआ है P और V के बीच में,
तो जैसे ऐसा ग्राफ आता है तो हमें पता चल गया कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ग्राफ है, क्योंकि टी क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट है, अभी हमने सीखा। क्लियर? पता चला कि टी क्यों कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमें पता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी है। पी और वी के बीच में ग्राफ तभी आ सकता है जब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by V हो, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 by V तभी होगा जब T क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं T कांस्टेंट, ये हमें पता चल गया ये डायग्राम देख के। तो हमसे पूछा जा सकता है इसी ग्राफ का आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ VT कर्व एंड PT कर्व। इसी ग्राफ का हमें VT और PT कर्व ड्रॉ करना है। देखो तो मैं यहां पे से पॉइंट बना देता हूं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो ये A से B ग्राफ जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो VT ग्राफ बना लेते हैं अपन पहले, इस तरफ V बना लेते हैं, इस तरफ T बना लेते हैं। तो ये तो पक्का पता है T कांस्टेंट है, लेकिन देखो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो T कांस्टेंट है मतलब ऐसा कोई ग्राफ आएगा, T कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि A, ये पॉइंट B होगा। समझ में आ रहा है? A से B जा रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखो अगर हम PT कर्व बनाए, इस तरफ P है, इस तरफ T है, तो टेम्परेचर तो हमें पता है अब भी कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो कर्व कैसा है, ऐसा। A से B जाने पर प्रेशर डिक्रीज होगा, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी। आसान है, थोड़ा अच्छा सा लेते हैं। समय आप लोगों को क्या है, ऐसे जेई में, मेंस में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा एक अच्छा सा लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है एक P और T का दिया हुआ है। मान लेते हैं कर्व कुछ ऐसा है, A B C और वापस A, जैसे कोई कर्व दिया हुआ है PT कर्व। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है ड्रॉ फर्स्ट PP कर्व, सेकंड हमसे पूछा जा सकता है VT कर्व, दोनों का PV कर्व और VT कर्व। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी हमारे पास कोई सा साइक्लिक ग्राफ आ जाए या ऐसे क्लोज पाथ वाला ग्राफ आ जाए, तो आप कोई सा भी ग्राफ बनाओ, चाहे PV बनाओ चाहे VT बनाओ, उसका आंसर भी क्लोज में आएगा। कोई जरूरी नहीं, बट ज्योमेट्री ऐसी हो, ज्योमेट्री कैसी भी हो सकती है, बट वो भी क्लोज ग्राफ आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे फर्स्ट हम बनाते हैं PV कर्व। इस तरफ P बनाते हैं, इस तरफ V बनाते हैं। देखो A से B पे बात करते हैं। जब हम A से B जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो P से B में हमें बनाना है, तो ध्यान समझना, अगर मैं लिखूं PV इज इक्वल टू nRT, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, T आएगा। यानी कि देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पर मैं कर सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर? तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, और प्रेशर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसका ग्राफ जो आएगा सिंपली A से B तक तो ऐसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। A से B, अब चलते हैं B से C। ठीक, देखो B से C और ये स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। समझ रहे हो आप लोग? भाई यहां से लेकिन यहां तक करके सेंटर से पास होता है, तो क्या है इसमें, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। और ये कब पॉसिबल है, जब V क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इतना तो पक्का पता चलेगा कि हमें V क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला। लेकिन इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर भी घट रहा है, प्रेशर भी घट रहा है। ठीक है, तो अब आप सोचो
V कांस्टेंट है, इधर से इधर आने पर प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ऐसा क्यों बनाया समझ में आपको? क्योंकि B से C जाने पर देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो इधर से इधर आने पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं C से A जाने पर कौन सा ग्राफ है? कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो C से A जाने पर कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। जो मैं थर्ड वाले के लिए बात है, ये तो पक्का बताया मुझे कर्व आएगा P और V के बीच में, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर का बनाएंगे तो कर्व आएगा, और आप बनाना चाहो तो डायरेक्ट बना देना, ऐसा कर्व आएगा। अभी तो हमने सीखा था P और V के लिए कर्व हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है तो P से V का ग्राफ कैसा आएगा? ये आएगा। और अगर आप यहां से यहां तक देखोगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ रहा है, तो जहां से यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ गया, और वॉल्यूम घट रहा होगा। जब आप यहाँ पे से बात करोगे तो वॉल्यूम घट भी जाएगा। तो आप एक ग्राफ भी बना सकते हो। ये तो कौन सा वाला कर्व हो गया हमारे पास? PV कर्व, समझना? ये स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा, और ये क्यों बनाया, ठीक है। इसके बाद एक और बनाना हमें VT कर्व, इसी के लिए इसको रफ कर देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी स्टैटिक गैस के लिए जो कर्व होते हैं उनका कन्वर्जन है तो आपको ये PV इक्वल टू nRT अप्लाई करके ही देखना है। और कुछ चीज आपको कॉमन सेंस से पता चलेगी कि स्ट्रेट लाइन है तो क्या कांस्टेंट है, क्योंकि हमने तीनों चीजें देख ली। इन PV कर्व, VT कर्व और PT कर्व, तीन ही कर्व पूछे जाएंगे, इन्हीं में एक दूसरे में कन्वर्जन आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम VT कर्व। इस तरफ V ले लेते हैं, इस तरफ T ले लेते हैं। तो देखो A से B जाने पर कौन सा कर्व है? कांस्टेंट प्रेशर वाला। तो V और T के बीच में बात करते हैं। यहां से यहां तक क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है V और T के बीच में, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। देखो PV इज इक्वल टू nRT, ये है। A से B में क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? T, यानी कि जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा और सेंटर से पास होगा। यानी कि A से B वाला समझ लो, यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे मान लेते हैं। यहां से ये A है और ये पॉइंट B है। समझ आप लोगों? A से B जाने पर कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर का V और T में ग्राफ ऐसे जाता है। ये तो मैं कांस्टेंट VT करूं, जब बनाएंगे V और T के बीच में कांस्टेंट प्रेशर के लिए वो स्ट्रेट लाइन आएगा। कांस्टेंट प्रेशर के लिए बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आ गया। और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम B से C, और B से C आने पे हमें पता है P और T के बीच में ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अभी जो ग्राफ आया है वॉल्यूम कांस्टेंट वाला आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि B से C में वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी इस वाली लाइन के लिए तो ये स्ट्रेट लाइन आने वाला है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन सॉरी A से B हो गया ना, B से C में वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, और स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, B से C टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट बढ़ रहा है, इसका काम खत्म। C से A देखो, C से A क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो देखो सीधी सी बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। ये तो था कांस्टेंट टेम्परेचर पर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो इसमें देखो प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। वॉल्यूम घटेगा मतलब इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा। ये पॉइंट्स मैंने वापस इसी जगह पर क्यों लाया? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जितने भी क्लोज है उनके जो ग्राफ बनेंगे वो भी क्लोज ही बनेंगे, तो ये ग्राफ वापस यहाँ पे मिल जाएगा। और ये ऐसा क्यों? आंसर में ये कांस्टेंट प्रेशर भी हो गया और वॉल्यूम डिक्रीमेंट वाला भी हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं बच्चों, इस टाइप से आपको कन्वर्जन आने ही चाहिए। कई सारे सवाल आते हैं बच्चों जेईई में भी, इवन एडवांस में भी, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट वन। ऐसा कुछ देख लेते हैं। मैंने पीवी वाला बता दिया, ये पीटी वाला बता दिया, एक हम लोग ले लेते हैं वीटी वाला।
वी और टी, ठीक है। इसके लिए कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, स्क्वायर ले लेते हैं ताकि आपको हर एक से हर एक में कन्वर्ट करना आ जाए। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे बी से सी से डी और डी से ए। ये कोई हमें ग्राफ दिया हुआ है V और T। एक एक ग्राफ मैंने सभी का बता दिया, एक PV वाला बता दिया, उससे तीनों में कन्वर्ट करना बता दिया। एक मैंने P और T बता दिया, इससे बाकी दोनों में कन्वर्ट करना सिखा दिया। अब एक मैं V और T वाला करूंगा, इससे बाकी दोनों में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो हमसे वही पूछा गया, ड्रॉ फर्स्ट PV कर्व की बात कर लेते हैं। सेकंड हमसे पूछा गया है PT कर्व। क्या समझ में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पीवी का। देखो ए से बी चलते हैं सबसे फर्स्ट। ए से बी में चल रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, और टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूं मैं। यहां से यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। इतना तो हमें समझ में आता है कि यहाँ से आता है वॉल्यूम कांस्टेंट तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। अब इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा ए से बी वाला, वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बच्चों। मान लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या बढ़ रहा होगा, ए से बी। कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन आ गया। बी से सी चलते हैं। बी से सी में क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। और हमें पता है पीवी कर्व में कांस्टेंट टेम्परेचर होता तो कुछ ऐसा जाता है, ये ज्यादा होगा। ये तो बी से सी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। बी से सी में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया बच्चों, गलत हो गया थोड़ा। तो ये देखो बी से सी में आने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं ऐसा बना दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। ये यहाँ पे मान लिया हमने ए, यहाँ पर मान लिया हमने बी। ये तो पहला वाला कर्व था ए से बी तक। इसके बाद मैं ऐसा बना रहा हूं, उधर क्यों नहीं बना सकता पता चाहिए ना आप लोगों को, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लेते हैं ऐसा, बी से सी आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कर्व आ गया। क्या बात समझ में आती है, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर वाला कर्व। समझ में आ रही बात, या फिर इसको ऐसा सही है। वैसे तो मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। देख लेते हैं बी से सी वाले में तो देखिए ये क्या आएगा, बी से सी आएगा, डिक्रीज होगा। तो देखो सी पे, अब सी से डी पे देखो, तो जो प्रोसेस ए से बी तक हुआ था वही प्रोसेस तो सी से डी हो रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान समझोगे तो मुझे क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा वाला ग्राफ बनना। यहाँ से वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। तो ये ऐसा ग्राफ कहाँ पहुंच गए हम लोग, डी पे। अब इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ पर वापस क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ग्राफ है। कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा करोगे। समझ पा रहे हो, ये कांस्टेंट टेम्परेचर का पी और वी के बीच में और वॉल्यूम इंक्रीज में ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं पी और टी वाला, इसको रफ कर देते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास पीटी कर्व। इस तरफ है P, इस तरफ है T, ठीक है। तो देखिए P और T का कर्व बनाते हैं इसके लिए। देखो A से B जाते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है।
तो अगर हम ध्यान समझे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, पीटी करूं मैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आता है, यानी कि ग्राफ कैसे आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है। कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे। ऐसे मान लेते हैं, क्लियर। यहां से यहां जाने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये कर्व आ गया हमारे पास ए से बी वाला। ऐसा क्यों बनाया, स्ट्रेट लाइन करना है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए पीओटी में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है जो सेंटर से पास होता है, ठीक है। इस पे पहुंच गया, बी से सी चलते हैं, बी से सी चलते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखो बी से सी पे देखना टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट कब होता है, जब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो, सिग्नल वाले केस में, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। यहां पे देखो B से C आने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि जो ग्राफ आएगा P से T करूं, देखो P T करूं, B से C आने का कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, टेम्परेचर, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में, क्योंकि वॉल्यूम क्या होना है, यहां से यहां पर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर बढ़ेगा। कहां पहुंच गए हम, सी पर। अब वापस से जब हम सी से डी जा रहे हैं तो ए से बी वाला प्रोसेस है, सी से डी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो देखो इस वाले केस में जब हम बनाएंगे ना ग्राफ तो कुछ ऐसा आएगा बच्चों, यहां पर कर देता हूं, थोड़ा ऊपर चला गया, ऐसा कुछ करवाएगा, स्ट्रेट लाइन पास हो रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चों। देखो ऐसा क्यों बना, समझ में आपको, क्योंकि इसके जैसा करूँ था वैसा ही होगा, तो ये भी सेंटर से पास होगा, ऐसे। तो देखो इस वाले केस में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इस वाले केस में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद डी से ए में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, और देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, यहां से ऐसे, ये पॉइंट डी होगा, तो इसके लिए ऐसा ग्राफ आएगा। तो अब आप लोगों से किसी भी टाइप का ग्राफ पूछेगा आप उसमें कन्वर्जन कैलकुलेट